एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये दोनों में ओल्ड और न्यू सिलेबस में, ठीक है। ओल्ड सिलेबस ये लास्ट इसका दिया है, तो मैंने देखा कि मोर और लेस ये सेम है, बिजनेस एथिक्स। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। जैसे नए सिलेबस में इसको बांटा गया 10 चैप्टर में, इट इज डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स। तो अंडर चैप्टर 13, चैप्टर 13 के अंदर इसमें 10 समझ लीजिए कि सब चैप्टर बना दिए लोगों ने। जैसे पहले पहले में क्या था, एथिक्स, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, उसका एथिक्स का क्या है। एथिक्स का मतलब ये समझने से है कि आपका इट्स रिलेटेड टू द मोरल प्रिंसिपल, इट्स रिलेटेड टू द, एथिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू द मोरल प्रिंसिपल्स। मोरल का मतलब क्या होता है कि कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग। मॉरल नहीं बोलता इसका, मॉरल कैसा है व्यक्ति का, तो राइट और रॉन्ग क्या है, मॉरल, राइट और रॉन्ग बिहेवियर, इसी को मॉरल बुलाता है। तो एथिक्स का मतलब हो गया रिलेटिंग टू मॉरल प्रिंसिपल्स, और मॉरल का मतलब क्या हो गया, कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर। तो मॉरल और एथिक्स या एथिकल, ये सारी चीजें, एथिक्स, एथिकल, एथिकल बिहेवियर, इट्स मोर और लेस इट्स अ कॉमन रिलेटेड टर्म्स। जो शब्द जो है वो आप कहीं भी मोरल की जगह लगा सकते हैं या एथिकल की जगह लगा सकते हैं, बोथ आर सेम, दे आर, मतलब साइमल्टेनियसली इसको यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर बताया गया है, पहला एथिक्स का बताया गया है। एथिक्स का अगर कुछ आवाज में दिक्कत होगी बताइएगा। तो ये एथिक्स में क्या है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, नेचर, पहले चैप्टर बताया गया। दूसरे चैप्टर बताया गया 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। जो पब्लिक लाइफ है उसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, तो 7 प्रिंसिपल्स है, 1995 में डिस्कवर किया गया था। इसको और आराम से लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली मैंने नोट नहीं बनाया है, मैं स्टडी मटेरियल से ही पढ़ूंगा, ठीक है। तो जो 7 प्रिंसिपल्स है, सेल्फलेस, सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि मतलब सेल्फ, अपना नहीं सोचना है। होता है ना कि ही इज सेल्फिश, मतलब ही इज थिंकिंग अबाउट हिज ओन, क्यों वो अपने बारे में सोचता है, नो, वी हैव टू थिंक अबाउट द पब्लिक एट लार्ज, वी थिंक अबाउट आवर नेबर्स, वी थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स, कलीग्स, जैसा सोचिएगा वैसा होता है। तो नॉर्मल इसमें यही बताया गया है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप, ये जो 7 प्रिंसिपल्स है पब्लिक लाइफ के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। अब जहां देखिए, जहां लॉ है वहां एथिक्स है, जहां एथिक्स है वहां लॉ है। देखिए लॉ क्यों बनाया गया, वी आर द सोशल एनिमल। मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूं, जस्ट आई एम शेयरिंग द बुक। आपको दिखाई दे रहा होगा। हम्म अगर नहीं दिखाई देगा तो बताइएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द एथिक्स एंड लॉ। तो लॉ देखिए क्यों बनाएगा, वी आर द सोशल एनिमल, हम लोग को भी एनिमल बोला था। हम लोग पढ़ाई लिखाई कर लिए, कोट टाई पैंट सारा चीज लगा लिए, बट हम लोग एनिमल ही थे। अब पुराना जैसे पढ़िएगा कैसे कैसे मानव का विकास हुआ, तो हम लोग भी एनिमल जैसे ही थे। तो सोशल एनिमल, तो एनिमल के लिए भी क्या बनता है, रूल्स और रेगुलेशन बनना चाहिए। अगर रूल्स और रेगुलेशन नहीं होगा तो आप देखिएगा कि कोई किसी की ना इज्जत कर रहा है, ना कोई किसी की परवाह कर रहा है। तो जो रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ है, हम लोग यहां पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, सब चैप्टर 3 में। उसका है चौथा चैप्टर है बिजनेस एथिक्स एंड इट्स रेलेवेंस टू बिजनेस। पांचवा है वैल्यू एंड एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ये आपका बहुत यहां पे काम आएगा जी, कि नहीं। वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, एटीट्यूड बोला था ना, एटीट्यूड सब कोई का अलग अलग होता है। एटीट्यूड इज नॉट रॉन्ग, हाँ, एटीट्यूड कहीं कहीं आपको रखना पड़ेगा एटीट्यूड। प्रोफेशनल अकाउंटेंट का वैल्यूज और एटीट्यूड क्या है। छठा है प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, द एप्लीकेशन एंड डिसीजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयर्स, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। उसका इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे, एथिक्स इन बिजनेस डीलिंग्स पढ़ेंगे, केस स्टडी ऑन बिजनेस एथिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी को हम लोग पढ़ा जाएगा। सभी चीजें ना पढ़ के केस स्टडी पढ़ेंगे तो क्या होगा, सारा का निचोड़ वहां पता चलेगा कि किस टाइप का केस स्टडी आता है। उसका इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग छोड़ देना है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे
यहां पर पढ़िए, द टर्म एथिक्स डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ethos, which means a character. Ethics is a social science which deals with concepts such as right and wrong, moral and immoral, good and bad behavior of dealing with one another. ठीक है जी। देखिए यहां से सारा चीज हम कुछ नहीं बोलेंगे, सारा का सारा यहां लिखा हुआ है, पूरा नहीं चैप्टर पढ़ना है, जस्ट मैं जो अंडरलाइन करूंगा उसको आप लोग समझिए, देखिए और उसके ऊपर चिंतन कीजिए। सारा का सारा आपका केस स्टडी यहां से हो जाएगा। तो सबसे पहले एथिक्स कहां से निकल डिराइव हुआ? कहीं से कहीं जो भी वर्ड बनता है उस कहीं ना कहीं से डिराइव होता ही है। अब कोरोना आया था तो कोरोना कहां से डिराइव हुआ था? ठीक है, हर चीज का ओरिजिन है, वर्ड्स कहां से डिराइव हुआ था। तो जो एथोस है, ETHOS, विच मीन्स अ कैरेक्टर, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, सारा का सारा चीज लैटिन वर्ड से ही मैक्सिमम देखेंगे आप डिराइव हो रहा है। तो एथोस मीन्स अ कैरेक्टर। अब एथिक्स इज ए सोशल साइंस, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या ये सोशल साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, क्या? तो सोशल साइंस है। डील्स विद कॉन्सेप्ट्स, डील्स विद कॉन्सेप्ट्स सच राइट और रॉन्ग, कोई चीज राइट और रॉन्ग है, मोरल एंड इमोरल। मोरल का मतलब हम लोग बताए थे आपको कि प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग, जो राइट और रॉन्ग पहले लिख दिया गया है, मोरल का मतलब भी वही होता है, राइट और रॉन्ग। मोरल है, राइट है, या रॉन्ग है, इमोरल। गुड एंड बैड, मतलब एक पॉजिटिव गुड है और बैड क्या हुआ? निगेटिव हो गया। डीलिंग विथ वन अनदर, ठीक है, तो गुड और एंड बैड बिहेवियर की भी डीलिंग यहाँ पे। तो जो एथोस है उसका मतलब होता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या हो सकता है? राइट रॉन्ग भी हो सकता है, मॉरल इमोरल भी हो सकता है, गुड एंड बैड भी हो सकता है। यहां पे देखिए क्या हुआ, एथिक्स आर द सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड्स पर्सन्स बिहेवियर। एथिक्स मतलब समझ लीजिए कि ये सारा का सारा मोरल बिहेवियर के ऊपर है। मोरल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग। मोरल का मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग। अब राइट है या रॉन्ग है, बस इसके ऊपर ही सारा का सारा कहानी, सारा का सारा चैप्टर ये है। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि 15 नंबर का ये 15% से इसका योगदान है इस पेपर पे। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स पढ़िए। अब एथिक्स का मतलब हो गया, एथोस से निकला हुआ उसी में था कैरेक्टर, ठीक है। ये क्या है? सोशल साइंस है। अब उसके बाद क्या है? सोशल साइंस हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब या एथोस का मतलब राइट और रॉन्ग है, मतलब ये डील करता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से राइट एंड रॉन्ग है, या मोरल है कि इमोरल है, या गुड एंड बैड बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर है, इसके बारे में डील करता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, ethics is a requirement for human life. It is our means of deciding a course of action. Without it, our action would be random and aimless. देखिए बोलता है क्या, अगर आप एथिक्स लेके नहीं चलेंगे, एथिक्स इज रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। हमेशा एथिक्स क्या है? कोई नहीं बोलता मेरे एथिक्स के खिलाफ है ये, भैया मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए कि मूवी देखने जाना है, किसी पेरेंट्स को नहीं बताया, तो भैया नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं पेरेंट्स को बिना बताए मूवी थिएटर में नहीं जा सकता, मूवी नहीं देख सकता हूं। मान लीजिए कहीं किसी से कुछ ठगी करना है, चोरी करना, बोलता नहीं भाई दिस मेरे एथिक्स के खिलाफ है। तो एथिक्स क्या है? इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट यू वांट। यू वांट बैड बिहेवियर और गुड बिहेवियर, मोरल और इमोरल, तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। यहां पे देखिए एक चीज बहुत अच्छा बोला गया है, अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू टू व्हिच ऑल गुड्स एंड एक्शंस कैन बी कंपेयर्ड टू। दिस स्टैंडर्ड इज आवर ओन लाइव्स एंड द हैप्पीनेस व्हिच मेक्स देम लाइबल। तो देखिए यहां पर जितना भी मैं पढ़ाया हूं, ये सारा सारा का कॉमन चीज है जी। ये जो चीजें हैं यहां से 13.1 का एथिक्स के बारे में बताया गया है कि क्या होना चाहिए। अच्छा यहां पे एक चीज और पढ़िए, टाइप्स ऑफ एथिक्स। टाइप्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो बोला 3 प्रकार के होते हैं। एक मोटा, मोटा नहीं मेटा, मोटा इसलिए क्योंकि ये मेटा है, तो आप मेटा ही पढ़िएगा। मेटा का मतलब होता है डिनोटिंग चेंज ऑफ पोजीशन। अगर चेंज ऑफ पोजीशन या कंडीशन में कुछ चेंजेस होता है तो मेटा, मेटा बोला जाता है। उसके बाद क्या हो गया जी? नॉर्मेटिव, NORMATIV, नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव क्या हुआ? डिराइविंग फ्रॉम स्टैंडर्ड। मेटा, मेटा क्या बोले? डिनोटिंग अ चेंज ऑफ पोजीशन, अगर कुछ चेंजेस हो रहा है उसको मेटा बोलेंगे।
ठीक है, नॉर्मेटिव क्या हुआ, अगर स्टैंडर्ड से कुछ डिराइव हो रहा है, डेविएट हो रहा है, डिराइविंग हो रहा है, रिलेटिंग टू डिराइविंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, अगर स्टैंडर्ड से कुछ डिराइव हो रहा है तो उसको नॉर्मेटिव बोलते हैं। और अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स क्या होता है जी, ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, जो भी समझ लीजिए कि वॉर हो रहा है या एनिमल के जो राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो होता है, जो भी क्या है कंट्रोवर्शियल है, उसको अप्लाइड बोला जाता है। तो टाइप्स ऑफ एथिक्स भी अच्छा है, अगर पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, तो क्या बोलेंगे, डिराइव फ्रॉम द एथोस। ये जो अपना ये है जो एथोस है, हाँ, और उसके मतलब इट इज ए सोशल साइंस, हाँ, डील्स विद द राइट एंड रॉन्ग, मोरल इमोरल, गुड एंड बैड बिहेवियर, हाँ, थोड़ा सा ये पढ़िएगा आप, अंदर का बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने में। उसके बाद टाइप्स ऑफ एथिक्स लिख दीजिएगा, ये कम से कम आपका 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, टाइप्स ऑफ एथिक्स। तो यहाँ पे एथिक्स में भी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, 3 टाइप्स, 3 टाइप का, 3 प्रकार के होते हैं, कौन सा, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड। ठीक है, तो मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट, इट लुक्स एट द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये क्या होता है जी, मैंने मेटा का डेफिनेशन में क्या बताया था, डिनोटिंग अ चेंज ऑफ पोजीशन, डिनोटिंग अ चेंज ऑफ पोजीशन और कंडीशन, अगर किसी कंडीशन में चेंज होता है उसको मेटा बोलाता है। यहाँ पर क्या बोला, वो डिक्शनरी मीनिंग है व्हाट डू यू मीन बाय मेटा, लेकिन ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा कि मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। मोरल का मतलब आप लोगों को बताया गया है कि मोरल का मतलब होता है कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग। मोरल क्या बोल रहा है, आपका मोरल जजमेंट क्या बोल रहा है, कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग। तो जो ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल चीज, उसको क्या बुलाता है, मेटा। यहां पे दूसरे में बोल दिया गया, इट लुक्स एट द ओरिजिन एंड मीनिंग्स ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल मतलब रिलेटिंग टू मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल का मतलब कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो यहां पे अब नॉर्मेटिव एथिक्स क्या हो गया, नॉर्मेटिव एथिक्स इज कंसर्न with the content of moral judgment and the criteria for what is right or wrong. It's concerned with the content of moral judgment and the criteria for what is right or wrong. Normative ethics is, normative क्या बोला था कि कुछ डिराइव हो रहा है, हाँ, डिराइविंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, अगर स्टैंडर्ड से कुछ डिराइव, ये तो देखिए मेटा क्या होगा, पूरा आपका ओरिजिनल जो चीज हो गया, अब वहां से कुछ डिफिएशन आएगा या कुछ चेंजेस आएगा तो वो क्या आ जाएगा, नॉर्मेटिव में। ठीक है, उसके बाद अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब क्या होता है, ये कंट्रोवर्शियल चीज है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक, लाइक वॉर हो गया, एनिमल राइट्स हो गया, कैपिटल पनिशमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपका अप्लाइड में आ गया। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स तो सबको जानता है कि एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट एथिक्स यू कैन नॉट रन द बिजनेस, यू कैन नॉट सर्वाइव इन द सोसाइटी, मतलब यू कैन नॉट डू एनी गुड थिंग्स अगर एथिक्स आपका खत्म हो गया तो यहां पर क्या बोला गया, एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, बहुत जरूरी है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ। देखिए जी, हम लोग का मेन यहां पे आता है, जो एथिक्स है वो बिजनेस के लिए कहां तक उसका रेलिवेंस है, मतलब बिजनेस में कहां तक इसका योगदान है या कहां तक इंपॉर्टेंट है। तो बिना अपना ही पॉकेट भर रहा है तो वो क्या हो गया, वो एथिक्स के खिलाफ हो गया। उसीलिए यहां पर बताया गया है कि एथिक्स का रेलेवेंस बिजनेस में कहां पे है। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहला लाइन में बोला है, सेवरल फैक्टर्स प्ले अ रोल इन द सक्सेस ऑफ ए कंपनी दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोन। देखिए जी, बहुत ऐसा चीज है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलोन स्कोप के बियॉन्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू द अकाउंट, ये चार जो चीज होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे ट्रेडिंग होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वो मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें रखेंगे, तो नॉर्मल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। उसका बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट,
एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनाया जाता है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, और चौथा हो गया नोट्स टू अकाउंट्स। ये जो चार चीज है, इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यही रहता है, उसके कुछ कुछ डिस्क्लोजर रहते हैं। अब कोई बाहर का इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो ये चारों चीजों को देखता है। वो प्रॉफिट कितना हुआ, कैपिटल इसका कितना है, नेटवर्थ कितना हुआ, एसेट्स कितना है। बट बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर है, वो लोगों को दिखाई नहीं देता है, वो एथिक्स में आता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मैनेजमेंट फिलोसॉफी and ethics in business have an impact on how well a business performs in the long run. No matter the size, industry, or level of profitability of an organization, business ethics are one of the most important aspects of long-term success. यहाँ पर क्या बोला, ठीक है भैया, आपका तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत अच्छा चमक रहा है, बैलेंस शीट लाजवाब, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है जी, ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया था, और जो पॉजिटिव अगर आता है तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला था कि हाँ बहुत अच्छा है। अगर निगेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट है तब उसमें हम लोग रिमार्क्स देते हैं कि भैया निगेटिव कितना है, क्यों है, कैसे है। क्योंकि मेन एट द एंड ऑफ द बिजनेस आपको कैश आना चाहिए। मान लीजिए आपने प्रॉफिट 5 करोड़ दिखा दिया, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट उतना नहीं आ रहा है, उस प्रोपोर्शनेट में नहीं आ रहा। मैं ये नहीं बोला हूं कि 5 करोड़ आपका कैश आना चाहिए, लेकिन उसका एक प्रोपोर्शनेट है, आना चाहिए। अगर वो हमेशा 5 करोड़ नीचे है, 10 करोड़ नीचे है, माइनस में है, तो भी प्रॉब्लम है। बिना कैश का बिजनेस कैसे होगा। मान लीजिए कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, सारी चीजें पॉजिटिव है, उसके बाद जो देखा जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, मैनेजमेंट की फिलोसफी क्या है, उसका बिजनेस एथिक्स क्या है, स्टाफ को कितना ध्यान देते हैं कि नहीं। अब मान लीजिए कोई, जैसे टाटा देख लीजिए, जैसे उसको हमेशा अवार्ड मिलता है बिकॉज टाटा इज टेकिंग केयर ऑफ हिज और हर एम्प्लॉय, देयर इज नो डाउट, इन अ वेरी ग्रेट मैनर। बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को रखता है, उसीलिए टाटा में जिसका जॉब हो जाता है वो कभी छोड़ते नहीं, लगता वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, मैंने टाटा का ही एग्जांपल दिया। तो ये देखा जाता है कि ये जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो एथिक्स से जुड़ी हुई है, उन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या लिखा गया, नो मैटर द साइज, industry or level of profitability of an organization, business ethics are one of the most important aspects of long term success. अगर बिजनेस एथिक्स नहीं है तो लॉन्ग टर्म में सक्सेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना अच्छा, देखिए पहला मैं बता दिया, आप इसी को देख लीजिएगा। हाँ, सारा का सारा चीज वैसा ही लिखा है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो आप अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज व्हाट हैपन है, इट्स रिलेटेड टू द कॉमन लाइफ, इट्स रिलेटेड टू द कॉमन बिजनेस जो होनी चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है कि हाँ ये एथिकल सही चीज है, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन मैनेजमेंट इज लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है, बोर्ड में जो रहता है, उसी को बोला जाता है कि भाई मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट तो कंपनी रन बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन है, वहीं का डायरेक्टर हो गया, वहीं का मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन हो गया, वहां का सीएफओ फाइनेंस ऑफिसर हो गया, जो जो वहां पे एक टीम बनाई जाती है। जैसे हमारे सीएमए में एक टीम बनाई जाती है, कमिटी एक बनाई जाती है कि वो कमिटी सारा रन करेंगे। अगर कमिटी अच्छा करेगी तो सीएमए अच्छा करेगा। उसी तरह यहां भी है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती है, मतलब वो बताती है, और इंप्लॉइज क्या करते हैं, बस उसके पीछे पीछे चलते हैं। इंप्लॉइज फॉलो इन दोज फुट स्टेप्स। अगर अच्छा करेंगे तो इंप्लॉय अच्छा करेगी। Employees make better decision in less time with business ethics as a guiding principles. This increases productivity and overall employee morale. When employee complete work in a way that is based on honesty and integrity, the whole organization benefits. अब employee अच्छा अगर करेगा, ऑनेस्टी के साथ, हाँ, अब मान लीजिए आपको बता दिया काउंटर में भैया आप खैनी रगड़ रहे हैं, हाँ चलिए नो प्रॉब्लम, तो क्या होगा। तो अगर इंप्लॉय कंप्लीट कर रहा है, इंप्लॉय कंप्लीट वर्क्स इन ए वे दैट इज बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, द होल ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स। अगर आप जाके कहीं जमा कर रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हैं या
कोई भी चीज आप जमा कर रहे हैं, वहां का एम्प्लॉय अगर अच्छे से आपका ये नहीं कि बैठा के खातिरदारी करेगा, उसका जो वर्क है अगर वो सही टाइम टाइम पे सही समय पे चीजें होने लगे तो वर्क विल गो स्मूथली, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इंटेग्रिटी के साथ करे, ऑनेस्टी के साथ करे, तो सारी की सारी चीजें अच्छी होंगी और वो क्या होगा, कंपनी बेनिफिट्स में जाएगा। यहां भी एक पढ़ लिया जाए, द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। देखिए हर लाइन का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, हर लाइन आप, हम ये नहीं बोलते हैं 5 मार्क्स में पूरा लिखिए, लेकिन आप क्या है, अगर आप अच्छे से समझेंगे इसको, अब जैसे एक लाइन अगर ये समझ गए अच्छे से, जैसे मैं बता रहा हूँ, द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स रीचेस फॉर बियॉन्ड एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड मॉरल और द स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजमेंट टीम बॉन्ड। मैनेजमेंट का टीम, अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय में अच्छा से टीम बॉन्ड है तो दे कैन डू एनीथिंग। अब मान लीजिए आपको कुछ काम मिला हुआ है और आप उसको ठीक से नहीं कर रहे हैं, जैसे हम लोग के ऑडिटिंग में इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर वो चीजें, मान लीजिए किसी को कैश काउंटर में बैठाया गया है, हाँ, 50,000 रुपया हमेशा उसका रोटेट होते रहता है कैश काउंटर में। अब 50,000 मान लीजिए बुक्स में तो है, जो सिस्टम में तो दिखा रहा है, लेकिन फिजिकल 50,000 वो बोलता है भैया कोई चेक करने नहीं आता है, तो ठीक है 50 में से क्या करेंगे हम भैया, बीसी रखेंगे, 30,000 क्या करेंगे हम मार्केट में दौड़ाएंगे, उससे हम इंटरेस्ट कमाएंगे, या कुछ गाड़ी खरीद लेंगे 30,000 का, कौन यहाँ पे देखने आ रहा है। अगर वही इंटरनल चेक अच्छे से रहे, बीच में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश होता रहे, हाँ, सरप्राइज चेक होता रहे, तो ऐसा नहीं नौबत आएगा। क्योंकि अगर 50,000 मैनेजमेंट ने बोला है कि हाँ मिनिमम 50,000 आपके कैश काउंटर में रहना चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड किया है किसी बेस के ऊपर ही कि 50,000 रहना चाहिए। आप उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल दिए और अपना मार्केट में जा रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, वो ऑनेस्टी की बात वहां पे आने आ जाएगी कि भैया ये एम्प्लॉय इज द ऑनेस्ट और नॉट। तो ये सारी चीजें एथिक्स के खिलाफ है, इसको नहीं करना चाहिए। तो ये पहला जो चैप्टर हुआ 13.1, ये आपका कंप्लीट है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड नेचर। इसमें जस्ट एथिक्स के बारे में बताना है, एथिक्स क्या है, कितने प्रकार का एथिक्स होता है, नेचर और रेलिवेंस फॉर द बिजनेस के लिए इसका क्या है, एम्प्लॉयज को किस हिसाब से रहना चाहिए, ऑनेस्टी क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। दूसरा 7 प्रिंसिपल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। The 7 principles of public life were set out by the Lord Nolan। हाँ, लॉर्ड नोलन के द्वारा ये लाया गया फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1995 में, 1995, ज्यादा पुराना नहीं है। 1995, 23 साल इधर हो गया, 28 साल, 28 साल पुराना है लॉर्ड नोलन का। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ विल अप्लाई टू एनीवन who works as a public office holder, including elected and appointed to public office either locally or nationally। तो ये जी पब्लिक जो ऑफिस होल्डर है उनके ऊपर अप्लाई होगा, जो भी है, एनी वन के ऊपर। दिस प्रिंसिपल्स अप्लाई टू सिविल सर्विसेज, local government, police, courts, and provision of services, non-departmental public bodies, health, education, social care services, सभी के ऊपर ये अप्लाई होगा। These principles also apply to other sectors that delivers public services। मतलब इस चैप्टर का मेन है कि जो पब्लिक सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, हाँ, आइदर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, उसके ऊपर क्या होगा, ये 7 प्रिंसिपल लॉर्ड नोलन के द्वारा जो 1995 में लाया गया था, ये अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ा गया 7 प्रिंसिपल्स क्या है, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ क्या है, इसको पढ़ा जाए। ये अमेंडेड है, अमेंडेड अप टू एंड एज ऑन 2015 एज फॉलो। ठीक है, अमेंडेड अंदर का होगा, जो ये 7 प्रिंसिपल्स लाया गया था, जो टॉप ये है पॉइंट्स है, उसको हमेशा आप लोग याद करिएगा। सेल्फलेसनेस, आप वर्ड से ही क्लियर है कि सेल्फलेसनेस, सेल्फलेस, सेल्फलेस का मतलब होता है सेल्फिश नहीं होना, और नेस लगा दिएगा, एनी डबल एस मतलब
ज्यादा, मतलब क्या हुआ, नेस का मतलब होता है ज्यादा, इसका मतलब क्या, सेल्फलेस, मतलब सेल्फिश नहीं होना चाहिए, मतलब बिना सेल्फिश का काम करो, ज्यादा से ज्यादा ऑनेस्टी बनो, सेल्फलेस बनो, ज्यादा से ज्यादा सेल्फलेस बनो। तो होल्डर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट सोनली इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बस पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, पब्लिक एट लार्ज, जो जनता जनार्दन, उसके लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए आप काम करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, आप खुद ब खुद सेल्फलेसनेस आएगा, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी। Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organizations that might try inappropriately to influence them in their work. Try inappropriately to influence them in their work. देखिए इंटेग्रिटी होना चाहिए, इंटेग्रिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, मतलब इंटेग्रिटी, हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। अगर देखिए आप कहीं किसी से पैसा लेते हैं तो आपको क्या होगा, दबाव में काम करना पड़ेगा, नो डाउट, इसमें कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए गए भैया, बड़ा मोटा सेठ है, हाँ, और हम उसके दबाव में आ गए या कुछ हमको ऑफर कर दिया, तो एक दिमाग में रहता है नहीं यार हम लिए तो उसको थोड़ा सा जल्दी दो, हाँ, उसका काम जल्दी करा दो, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट अवॉइड, उसको अवॉइड करना चाहिए, मस्ट अवॉइड, क्या करना चाहिए, प्लेसिंग देमसेल्व्स, अपने आप को, अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू पीपल, किसी भी ऑब्लिगेशन, किसी भी ऑब्लिगेशन से उसको दूर रहना चाहिए। मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, हाँ भैया ये करवा दो तो हम करवा देंगे, हाँ भैया ये छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे, हाँ भैया कुछ दे दो तो हम जल्दी करवा देंगे। ऑब्लिगेशन नहीं रखना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, जिससे उसको कोई इन्फ्लुएंस कर सके, उस चीज को नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट एक्ट और टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट्स फॉर देम। देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर बोल दिया गया, यहाँ पे कुछ छिपा छिपी नहीं है, मतलब इन लोगों को कुछ ऐसा फाइनेंशियली गेन हो, ऐसा चीज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हाँ भैया ये करवा दो तो मेरे बेटे को जॉब लग जाएगा, ये भैया करवा दो तो मेरा बेटी का शादी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इंटेग्रिटी, अपने आप में रहना, इंटेग्रिटी का डेफिनेशन यही हुआ कि उसको इंटेग्रिटी रहना, अपने आप में रहना है, ठीक है। उसको ऐसा चीज नहीं करना है जो उसको इन्फ्लुएंस कर सके। ये हम लोग के ऑडिट में बहुत काम आता है। अभी हम लोग ऑडिट करने गए थे, हाँ, पोल्ट्री मतलब मुर्गी उर्गी का जो खाद, मतलब खाद मैंने खाना जो फूड होता है, हाँ, तो फूड तो उन लोग को मक्का वक्का दिया जाता है, और उसके बाद पता चला कि उन लोग को थोड़ा सा ये प्रोटीन टाइप का दिया जाता है। अगर हम लोग वहां पे कुछ ले लेते या अंडर टेबल हो जाता, तो हम लोग भैया काउंट भी नहीं करते, डिफरेंस आता तो भैया ठीक है लिख देते कि हाँ डिफरेंसेस नहीं आए, फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन और बुक्स में। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपने आप को इंटीग्रिटी रखा, हम लोग अपने आप को क्या रखे, वो चीज में नहीं फंसे, नहीं हमको इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, हमको अपना काम चाहिए, आई विल वर्क टू द माई बेस्ट, ओके। तो वहां पे इंटीग्रिटी होगी। ऑब्जेक्टिविटी तीसरा हो गया, समझ में आया, सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में क्या बोला, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट एक्ट एंड टेक डिसीजंस इम्पार्शियली, ठीक है। इम्पार्शली, पार्शली का मतलब क्या होना, कि एक तरफा होना, तो एक तरफा नहीं होगा, उसको ऑब्जेक्टिविटी में लाया। फेयरली एंड ऑन मेरिट, यूजिंग द बेस्ट एविडेंस एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायस। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी समझ में आया, इंटेग्रिटी ऐसी चीजें हैं कि भैया हमको कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके, ठीक है। अब डिक्शनरी मीनिंग जाइएगा तो वहां से अगर कोरिलेट कीजिएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये टर्म जच नहीं रहा है, तो उसीलिए आप क्या कीजिए, आप इसी को लर्न कीजिए, मतलब क्या हुआ, इतना बड़ा डेफिनेशन लर्न कीजिए कि हमको इंटेग्रिटी रहना है, हमको पब्लिक ऑफिसेज में किसी के ऑफर को नहीं लेना है, हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इसी को इंटेग्रिटी बुलाता है। और ऑब्जेक्टिविटी क्या हो गया, कि जो भी चीज हम डिसीजन लेंगे वो इम्पार्शियल लेंगे, हम पार्शियल नहीं लेंगे, हम बायस्ड नहीं बनेंगे, हम अनबायस्ड बनेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया ये हमारे तरफ का है, हाँ, तो चलो हम बायस ले ले रहे हैं, नहीं, आई विल टेक डिसीजन अनबायस्ड, impartially, on merit,
फेयरली मैं लूंगा, उसको ऑब्जेक्टिविटी बोला जाएगा। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या हुआ जी आपका? होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिसेज आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शंस एंड मस्ट सबमिट देमसेल्व्स टू द स्क्रूटनी नेसेसरी टू एंश्योर दिस। होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिसेज आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शंस। अकाउंटेबल टू द पब्लिक रहना चाहिए। देखिए अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझ लीजिए आप पैसा इकट्ठा कीजिए किए, हाँ, और मान लीजिए कि कोई पूजा हो रहा है, समझिए दुर्गा पूजा का आप लोगों ने किया कि हम लोग दुर्गा पूजा करेंगे, कलेक्शन हो गया, हाँ कितना कलेक्शन हुआ भाई? 25,000 रुपए। अब जैसे इस बार दुर्गा पूजा हुआ हमारे गांव में, मऊ जिला में, तो हमसे चंदा मांगा गया, हाँ भैया चंदा भेज दीजिए इतना पैसा। हमने भाई इतना पैसा क्या करोगे? तो उन्होंने बताया कि हाँ भैया मूर्ति का इतना आएगा, प्रसाद इतना आएगा, हाँ, और लाइटिंग इतना का होगा, म्यूजिक सिस्टम इतना होगा। ठीक है, पूजा होने के बाद ही बताया गया। तो वो क्या बोला था? अकाउंटेबल। तो यहाँ पे अकाउंटेबल टू द पब्लिक होना चाहिए। कलेक्शन मिला, अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या वाटर बोर्ड है या कोई अलग है, या पूरी स्टेट पे कितना जीएसटी के से पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, और कितना हम लोग खर्च कर रहे हैं, सारा का सारा अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल का मतलब होता है कि भैया हमको उसका सारा का सारा लिख के देना, कितना इनकम, कितना एक्सपेंडिचर, कितना बैलेंस। ठीक है। ओपननेस, ओपननेस होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस का मतलब जो पब्लिक ऑफिस का पद ग्रहण करता है, पद लिया हुआ है कि नहीं, जो भी हमारे पब्लिक ऑफिसेज हैं और जो भी उसमें होल्डर्स हैं, मतलब जो भी उस पद को पदाधिकारी लोग हैं, उसके बारे में ये बताया गया है कि मस्ट टेक डिसीजंस इन एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। भैया उन लोग का डिसीजन क्या होना चाहिए? ओपन रहना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जो भी मैंने डिसीजन लिया है, हाँ, पूरी जनता जनार्दन को पता रहना चाहिए क्या डिसीजन लिया गया है, क्या चल रहा है अंदर, वो क्या होना चाहिए? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? कि सब चीज होल्डर्स ऑफ पब्लिक शुड बी ट्रुथफुल, ट्रुथफुल होना चाहिए, सत्यवादी। लीडरशिप, holders of public offices should exhibit these principles in their own behavior. They should actively promote and robustly support the principles and be willing to challenge poor behavior whenever it is occurs. तो ये लीडरशिप क्वालिटी जो होना चाहिए वो भी होल्डर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिसेज में होना चाहिए। तो जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर भी देखिए हो गया, बहुत अच्छा से हुआ है इसको 7 प्रिंसिपल्स में। तो 7 प्रिंसिपल्स में ये सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप, ये 7। कोई इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है तो आप शेयर कर दीजिएगा दूसरे में, या तो आप इसको लर्न भी कर लीजिएगा। ये सातों पॉइंट्स, सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप, ये सातों हो गया। हाँ, इसमें मीनिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको बताइएगा, इसको फिर से हम आपको बता देंगे। तीसरा चैप्टर, रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। ये बहुत छोटा चैप्टर है, ये बस समझ लीजिए 1 2 3 4 5 पैरा का है, हाँ, और इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सब कोई जानता है कि देखिए जी एथिक्स एंड लॉ बहुत गहरा संबंध है। अगर लॉ जो है वो एथिक्स के ऊपर ही बना गया है, एथिक्स का मतलब होता है बैड और गुड, मोरल और इमोरल। अब लॉ किसको सपोर्ट करेगा? गुड। लॉ किसको सपोर्ट करेगा? मोरल को सपोर्ट करेगा। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एथिक्स एंड लॉ। ऐसा नहीं कि एथिक्स कुछ अलग बोल रहा है, लॉ कुछ अलग बोल रहा है, नो। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? बोथ सर्व सिमिलर पर्पस ऑफ गाइडिंग ह्यूमन कंडक्ट टू मेक इट conducive to civilized social existence। सिविलाइज्ड सोशल एग्जिस्टेंस के लिए दोनों क्या है? सिमिलर पर्पज है भैया। सिविलाइज्ड सोशल एग्जिस्टेंस, हम लोग क्या है? सिविलियन है। सिविलाइज्ड सभ्यता पूर्ण है, सभ्यता के साथ हम लोग रहते हैं, सभ्यता के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, सभ्यता के साथ बातें करते हैं, सभ्य इंसान जिसको बोला जाता है। हम लोग को राइट और रॉन्ग पता है, क्या है राइट और रॉन्ग।
लॉ रेफर्स टू द सेट ऑफ कोडिफाइड नॉर्म्स विच आर एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। ठीक है, यहाँ पे लॉ का डेफिनेशन बता रहा है कि जो स्टेट के द्वारा हाँ इन्फोर्स किया गया है। On the other hand, ethics refers to the set of norms which guide our internal compass and judgment. तो ये एथिक्स का डेफिनेशन बताएगा। While laws apply uniformly to all, ethics can vary from person to person and they change more frequently than laws. In case of a breach of law, the state is within its right to punish. Hence, they work as a medium of retributive justice. On the other hand, ethics are generally not enforceable. मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप कुछ गलत कीजिएगा तो लॉ तो इन्फोर्स हो जाएगा। ठीक है, लॉ क्या हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा। एथिक्स इन्फोर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जी एथिक्स क्या है, एथिक्स आप अपने एथिक्स को कोडिफाइड जो जब किया गया था वो लॉ बना है। एथिक्स तो लॉ नहीं है। हाँ, लॉ जो है वो एथिक्स से लिया गया, ऐसा बोल सकते हैं। यहां बताया गया कि जो रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लेक्स है, जटिल है थोड़ा सा। Many laws are representative of ethics of the time and have been shaped by what is considered ethical. The idea that everyone is equal before law is derived from the value that human is born equal. The idea that everyone is equal before law is derived from the value that human is born equal. देखिए जी, अब क्या है, जैसे मान लीजिए आजकल के डेट में जब बोला जाता है कि आप दुखी हो, मान लीजिए मैं दुखी हूं, तो मुझे किसको देखना चाहिए, अपने से नीचे वाले को, अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। मान लीजिए कृष्णा जी का कभी कभी मान लीजिए सेल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो अपने नीचे वाले को देखे जिसकी एक ही शॉप है, कि नहीं कृष्णा? मान लीजिए हम देख रहे हैं कि अरे मैं तो बहुत ही मतलब इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूं, अपने और नीचे वाले को देखो जो रोड पे है। तो यहाँ पे जो बनाया गया लॉ या एथिक्स बोल दीजिए, ये इसी को बेस करके रखा कि ह्यूमन क्या है, इक्वल है। सभी ह्यूमन, गरीब अमीर, काला गोरा, मोटा पतला, लंबा छोटा, सारा का सारा इक्वल वैल्यू दिया गया है। उसी लॉ भी देखिए सारे के सारे के लिए इक्वल है लॉ। From the above, you can say that laws alone are not enough to promote ethical behavior. Laws can never be so exhaustive to cover each and every scenario possible. Hence, there will always be scope of discretion. In such scenario, ethical behavior should come from within. देखिए जी, ये जो बोला गया वो निचोड़ बोला गया। यहाँ पे ये बोला गया है कि लॉ तो बनाया गया, ठीक है, लेकिन हर चीज को लॉ के अंदर कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल। अगर मान लीजिए हमारे घर में शादी हो रहा है और बगल में पड़ोसी में किसी की शादी है, सॉरी हमारे घर में शादी हो रहा है, बगल पड़ोसी में किसी का एग्जाम है, सीएमए का एग्जाम पकड़ लीजिए, तो क्या हुआ, वो अपने घर में भैया हो रहा है मतलब नाच गाना अपना हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है शादी वाले में, लेकिन बगल में जो बच्चा है वो पढ़ रहा है। मेरे संग भी बहुत ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं कलकत्ता से पढ़ाई लिखाई किया, तो वहां पे छठ पूजा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, छठ पूजा यहाँ भी हो रहा है। अब बगल में पूरा म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उस केस में क्या है, लॉ तो ऐसा नहीं बोला है कि आप म्यूजिक सिस्टम नहीं बजा सकते हो, हाँ 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते हैं, एक वॉल्यूम के ऊपर नहीं बजा सकते, लेकिन मान लीजिए कि जो बच्चा अभिषेक है जिसका एग्जाम है सीएमए का, एडजेसेंट है जहां पे शादी और उसके बगल में ही है भैया, वो जितना स्लो बजाएगा वो तो जाएगा ही। शादी वाले घर में जानते हैं कि कितना तरह का पुम पाम होता रहता है, हाँ आवाज आती रहता है, उसमें लॉ क्या कर पाएगा, वहां पे एथिक्स की बात आएगी। शादी वाले घर में उन लोगों का एथिक्स क्या कर रहा है, ये बच्चे का एग्जाम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। ऐसा नहीं कि वो एग्जाम नहीं होगा चाहे कैसे भी चला जाए, उसको एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि बच्चा मेहनत कर रहा है, उसमें लॉ कुछ नहीं कर पाएगा, उसमें एथिक्स अपना एथिक्स से हम लोग सोचेंगे। एथिक्स यही बोलता है कि हम भैया उसका थोड़ा एग्जाम है, थोड़ा तो या तो साउंड को और कम कर दो, कि उसका भी नैया पार हो जाए और हम लोग का तो पार हो गए। वही चीज नीचे बोल दिया गया, देखिए देयर आर मेनी सिनारियो where laws cannot exist as we cannot have strict laws to scrutinize every small act of corruption.
Even with laws, some unethical practices continue to exist, such as violence against women. Laws and ethics are equally important and go hand in hand. ठीक है, यहाँ भी वही चीज बोला गया कि भैया हर चीज का लॉ बनाना इट्स वेरी टफ, उतना हर चीज का लॉ नहीं बना सकते हैं। तो जहां पे तब आदमी को अपने एथिक्स के बारे में सोचना चाहिए। देखिए जी, आप आज मान लीजिए कि हम बाइक में जा रहे हैं, ठीक है, बाइक खाली है, मैं भी आराम से जा रहा हूँ, कोई मान लीजिए कि बोला है कि भैया हमको ही बैठा लो, या मेरे पास पैसा है, गरीब कोई मांग रहा है कि थोड़ा सा पैसा दे दो भैया, या मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, कोई बुजुर्ग है या कोई हैंडीकैप्ड है, या तो वृद्ध महिला या पुरुष है, या तो मेडिकल मतलब बुखार, उन लोग को कुछ तबीयत खराब है या पीड़ित है, तो लॉ यहाँ पे कुछ नहीं बोलता कि आप उसको सीट दीजिए, ये मेरा एथिक्स में होता है कि हमें उसको देना चाहिए। तो थैंक यू, आज यहीं तक रखते हैं इसको, और कैसा लगा आप बताइएगा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा मॉड्यूल आपके सामने रखा है। हम कुछ अलग से अभी पीपीटी नहीं दे पा रहे हैं, सॉरी फॉर, इसको मैं सोच रहा हूँ कि और डेवलप करने के लिए, और कल हम लोग फिर मिलेंगे, और जो और बचा हुआ इसमें पार्ट है उसको हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग जो 7 एथिक्स है, और एथिक्स का डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन द बिजनेस, जहां पे लॉ नहीं है वहां पे एथिक्स को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी, और आप इसको रिवाइज कीजिए। गुड नाइट, थैंक यू।